हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। और मॉड्यूल 7 ख़त्म कर लिया होगा। मॉड्यूल 8 की गतिविधि एक करवा दी थी मैंने, और गतिविधि एक दूसरी जो है बहुत इजी है, वो आप कर लीजिएगा। और अगर मेरे को टाइम मिले तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी। और अभी आज जो मैं मॉड्यूल पे बना रही हूँ प्रश्नोत्तरी, वो मॉड्यूल 8 पे बना रही हूँ। मॉड्यूल 8 की जो लास्ट में प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें, उससे रिलेटेड ये मैंने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो दोस्तों इसका आंसर पहले देखिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। और तीसरा, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। और चौथा, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप पहले मॉड्यूल में पढ़ ही चुके हो कि जो पाठ्यचर्या होती है और पाठ्यक्रम होता है वो आप दोनों ही पढ़ चुके हो कि क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, जो पाठ्यक्रम होता है उसको बोलते हैं कैरिकुलम। इंग्लिश में इसको कैरिकुलम बोला जाता है। और जो पाठ्यचर्या होता है दोस्तों, पाठ्यचर्या को बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, पाठ्यचर्या को बोलते हैं सिलेबस। तो पाठ्यक्रम को बोलते हैं कैरिकुलम और पाठ्यचर्या को बोलते हैं सिलेबस। तो इससे ही समझ में आ जाता है दोस्तों। जैसे कि हमने बोला पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है? एक प्रकार का अनुभव है दोस्तों, जो पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। इसमें विद्यार्थी को पता चलता है कि किस आयु में उसे कितने अनुशासन के साथ अपनी शिक्षा लेनी है। वही पाठ्यचर्या में विद्यार्थी क्या बताया जाता है कि उन्हें किस विषय की जानकारी किस कक्षा में प्राप्त होगी, है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हम विषय पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, पूरा कोर्स अगर हम 8th क्लास का कोर्स ले लें और उसमें जो विषय की जानकारी होगी और वो किस कक्षा में प्राप्त होगी, तो वो किस से पता चलती है दोस्तों? वो पाठ्यचर्या से पता चलेगी। मतलब सिलेबस, मतलब कि आपका सिलेबस है ना, ये सिलेबस। जो सिलेबस होगा, जैसे 8th क्लास का सिलेबस अलग होगा और वो आयु के हिसाब से होगा वो सिलेबस। ठीक है, और कौन सा विषय पढ़ना है और कौन सी कक्षा में पढ़ना है ये सिलेबस बताता है। ठीक है, और पाठ्यक्रम क्या बताता है? पाठ्यक्रम में पूरी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। कि और जो दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता है, तो पाठ्यक्रम जो होता है वो सभी करिकुलम जो हम बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में जो बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यचर्या आती है। पाठ्यचर्या आती है मतलब कि 8th क्लास का पाठ्यक्रम पूरा जो होगा उसके अंदर जो जितने भी विषय होंगे वो सिलेबस क्या आता है? पाठ्यक्रम के अंदर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं हैं और सीखने के प्रतिफल हैं वो हर कक्षा में अलग अलग होंगे दोस्तों। ये देखिए, हर कक्षा में अलग अलग रहते हैं और सीखने के प्रतिफल भी अलग होते हैं। मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा दोस्तों? हमको ये पता ही है कि एनसीएफ क्या कहती है। एनसीएफ के जो 5 सिद्धांत है, जो मेन प्रिंसिपल है एनसीएफ के, वो आप ज़रूर याद रखिएगा। ये हर बार आपको हर क्वेश्चन में आपको सीखने में मदद मिलेगी और ये बहुत ही ज़रूरी है प्रिंसिपल सीखने के लिए, क्योंकि ना ये हर क्वेश्चन में आपसे अगर पॉजिटिव पॉइंट अपन को समझ में आ जाते हैं तो नेगेटिव पॉइंट हम आसानी से हटा सकते हैं। तो एनसीएफ के जो 5 प्रिंसिपल हैं वो ज़रूर आप याद रखिएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एनसीएफ के जो 5 प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं। ठीक है, जो 5 प्रिंसिपल है दोस्तों वो है फियर्ड। इसको फियर्ड से याद रखा जा सकता है, फियर्ड। ठीक है, फियर्ड मतलब एफ से क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टीचर को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए दोस्तों, पाठ्यक्रम इतना लचीला होना चाहिए अपना सिलेबस कि कहा गया है कि अगर टीचर फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, तो हमारे जो
अगर टीचर लचीला होगा तो क्या होगा, मूल्यांकन करना आसान होगा। ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लचीला होता है। मतलब कि जो टीचर होता है वो बच्चों के अनुसार वो चीज़ों को उनको बताना चाहिए, उनके आयु के अनुसार करना चाहिए, आयु के अनुसार बताना चाहिए। और हमारा जो एवोल्यूशन सिस्टम है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो सीसीई आया है, जो नया एवोल्यूशन सिस्टम आया है सीसीई, जैसे कि वो 2009 कितने में लागू हुआ था दोस्तों, 2009 में जो सीसीई है वो लागू हो चुका है। और ये अच्छा है, फ्लेक्सिबल है। और टीचर को भी इस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो अपने आयु के अनुसार उनका मूल्यांकन करना चाहिए, उनको चीज़ें बताना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला। दूसरा क्या कहता है दोस्तों, एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड, ई फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे कि मैंने फीयर्ड बताया था दोस्तों। अब ई फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब बाहर दुनिया। बच्चों को क्लास के अंदर जो भी कुछ भी कराते हैं वो बच्चों की बाहर की दुनिया के साथ में रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। मतलब जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, वो ज्ञान को हम आम जिंदगी में जो काम आए वो हमको बताना चाहिए और उनके एग्जाम्पल देके समझाना चाहिए, ताकि बच्चा बाहर की दुनिया से सीख सके। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, फीयर्ड में मैंने अब नेक्स्ट वाला आता है ए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी उसको हर क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए। जैसे मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, सभी प्रकोष्ठों का विकास होना चाहिए दोस्तों। ये तो सीसीई भी कहता है। ठीक है, और फीयर्ड के बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है एनसीएफ का, वो होता है रूट, रिमूव रोट लर्निंग। मतलब रट कर सीखना बंद करना है। मतलब हमको बच्चों को ऐसा सिखाना है वो जो अर्थ सहित उसको समझ पाए। ठीक है, और अपने हिसाब से मतलब रट कर पढ़ने को ख़त्म कर दो, और ये पूरी तरीके से ख़त्म करना है, चाहे किस तरह की भी हमको लर्निंग करवानी है। और जब मीनिंगफुल लर्निंग होगी तभी बच्चा रियल लाइफ में अच्छे से अपने को सेट कर पाएगा और अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर हमको रिमूव करना है रोट लर्निंग को, मतलब कि जो रटने की जो लर्निंग है उसको रिमूव करना है, तो हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ के एग्जाम्पल बच्चों को समझाने हैं और देने हैं, ताकि वो अपनी रियल लाइफ से इसको जोड़ सके। ठीक है, तो अब दूसरा एक आखिरी बचा है दोस्तों, डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कि हमको क्या करना है, लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों इस तरह की भावनाओं का विकास करने से क्या होगा कि मतलब इस तरह की भावनाएं विकास करना क्या मतलब है इसका, कि यानी कि बच्चे को अपने देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने और आसपास के लोगों के, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, उनमें विकसित करना है, ताकि वो सामाजिक तौर पे भी अच्छा हो सके और कुछ देश के लिए भी, अपने समाज के लिए भी कुछ गुजरने की भाव होने चाहिए, उसमें कुछ गुजरने की बातें होनी चाहिए, ताकि वो अपने अच्छा नागरिक बन सके और अपने देश और समाज के लिए भी अच्छा सोचे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, आखिरी जो मैंने पॉइंट बताया वो क्या बताया, लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास करना। अब देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि जो पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं थी और सीखने के प्रतिफल थे, हमने ये 5 जो प्रिंसिपल पढ़े, उसके आधार पे हम इसको बाकी ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्वेश्चन नहीं, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। तो हमें ये पता ही है कि जो कक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर था। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, प्रतिफल पाठ्यचर्या उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्वेश्चन। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, कोई संबंध ही नहीं है ना, संबंध ही नहीं है, सीखने के प्रतिफल और पाठ्यचर्या में कोई संबंध ही नहीं बता रहा है। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि जो हमारे सीखने के प्रतिफल हैं
जो कक्षावार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता सबकी अलग अलग होती है और धीरे धीरे मानसिक विकास होता जाता है। तो हमको पता ही है जो सीखने के प्रतिफल है वो कक्षावार होने चाहिए। तो ये आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दबा के देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन पहला ऑप्शन है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाना संभव नहीं है, तीसरा ऑप्शन कहता है किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको जैसे ही बता चुकी हूँ दोस्तों, पहले इसके वाले गतिविधि करवाई थी, उसमें बताया था कि जो अभी एनसीएफ 2005 है, लेटेस्ट एनसीएफ कौन सा है हमारा 2005 है, और 2005 के अनुसार या एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। क्योंकि दोस्तों वो अलग से इन जो पर्यावरण अध्ययन है उसको अलग से नहीं देखते हैं छोटे बच्चे, वो समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें रहती हैं वो समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ को वो एक पूरे पेड़ के रूप में समझते हैं और धीरे धीरे वो इनके पार्ट्स को समझते हैं, जैसे उनकी पत्तियां है ना, जड़, बाद में वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो एक समग्र रूप में देखते हैं दोस्तों सभी चीज़ों को। इसलिए जो होता है पर्यावरण अध्ययन जो कक्षा 1 और 2 है उसमें कैसे पढ़ाना चाहिए, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग। और प्राथमिक स्तर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। ठीक है, याद करना मतलब हमने बोल दिया था ना, रिमूव लोड लर्निंग। हमारा प्रिंसिपल एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे की लाइफ से जो रटने की पद्धति है बिल्कुल हटा दी जाए। तो ये हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, तो इसको हटा दिया। फिर दूसरा देखो दोस्तों, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है उसको समझने में मदद करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को उनके, ये तो सही हो गया है ना दोस्तों, विद्यार्थियों, आपको तो नहीं खोजना था ना, तो हमने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा याद करने में मदद करना, यही गलत हो जाता है, यही नेगेटिव पॉइंट है ना, तो यही आंसर सही होगा। फिर भी हम नेक्स्ट और ऑप्शन देख ही लेते हैं ना, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। तो सभी तरह का पक्ष का विकास हो जाता है दोस्तों, हमको पता है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने से। ठीक है, अब ये दूसरा भी सही हो गया। अब तीसरा देखो दोस्तों, चौथा देखो दोस्तों, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। बिल्कुल ये भी सही लग रहा है, सारे पॉइंट जो हैं पॉजिटिव लग रहे हैं, बस एक ही गलत लग रहा है। तो कौन सा गलत लग रहा है कि रिमूव लोड लर्निंग। अगर आपने 5 प्रिंसिपल याद कर लिए ना, तो बस मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस नेगेटिव पॉइंट मिलता जाएगा आपको और आप उसको टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये कहाँ पे आ गए, नहीं किया जाता, हाँ फर्स्ट वाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखें, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। अब जो हम मापदंडों की बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें, और विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति की बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया के अनुसार विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति की बात कर रहे हैं, और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए कौन सा उपयुक्त है। ठीक है, अगर हमने कुछ भी उसको क्राइटेरिया दे दिया, मापदंड दे दिए, उसके आधार पे उनने उसकी जो प्रगति है, मतलब उसकी उपलब्धि है, उसको हमको झाड़ना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला क्या है, वर्कशीट, फिर दूसरा होता है रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट,
तीसरा होता है परीक्षा, मतलब कौन सी, मौखिक परीक्षा। और चौथा लिखित परीक्षा। तो ये दोस्तों मैं जैसे कि आपको पहले मॉड्यूल में बता चुकी हूँ, जो अपन ने शायद विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है, एसबीए में पढ़ा था रूब्रिक्स को। तो रूब्रिक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले ही क्राइटेरिया बता दे रहे हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो जो क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल ले लें दोस्तों, आज हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो रूब्रिक्स होता है दोस्तों, एक क्राइटेरिया दे देना, मतलब हम जो कार्य दे रहे हैं, जो हम कार्य विद्यार्थी से करवाना चाहते हैं, उससे पहले कि हम उससे कार्य करवाएं, इससे पहले हम उसके लिए क्राइटेरिया उपलब्ध करा देते हैं, और ये हम अपने विद्यालय में ही बनाते हैं और किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। हम विद्यालय आधारित आकलन में हमने पढ़ाई था, ये रूब्रिक्स इसके अंदर ही आता है। एक प्रकार का आकलन का टूल है दोस्तों, जिससे हम क्या कर सकते हैं, खुद का आकलन भी कर सकते हैं और बच्चे का आकलन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जिसमें जो हमारी पाठ्यचर्या है, जिसके विषय हैं, उसमें जितनी भी गतिविधियां हैं या सामाजिक व्यक्तिगत गुण हैं, इसमें सब सम्मिलित किए जा सकते हैं। सभी प्रकार का मूल्यांकन इसमें किया जा सकता है रूब्रिक्स के थ्रू। और ये जो कार्य है, प्रदत्त कार्य, मतलब होमवर्क देने से पहले या कुछ भी कार्य देने से पहले हमको पहले से ही इसको क्राइटेरिया को बताना पड़ता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक कार्य दिया, एक असाइनमेंट बनाने के लिए दे दिया कि आपको एक असाइनमेंट बना के लेके आना है। जैसे हम पहले करते नहीं थे कि असाइनमेंट बीएड में या फिर किसी फाइनल में हम पढ़ते थे, तो हमें असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाता था। लेकिन अब हम जैसे मान लीजिए हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं। हमें प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, हमने पेड़ पे बनाना है। पेड़ मतलब जो ट्री जो है, उस पे हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है बच्चों को। और जो है इसमें हमने क्राइटेरिया रख दिया है। देखिए हमने बोला है कि नंबर ऑफ पेजेस जो होने चाहिए पेड़ के ऊपर, मतलब उसमें वो शामिल कर सकता है कि उसकी लाभ शामिल कर सकता है, और पेड़ को काटने से नुकसान क्या होगा, डिसएडवांटेज शामिल कर सकता है, और पेड़ के बारे में आंसर लिख सकता है। तो हमने पहले क्राइटेरिया दे दिया दोस्तों कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए। हमने बता दिया कि 3 पेज होने चाहिए। मान लीजिए हमने बोला 3 पेज होने चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस 3 होने चाहिए। तो जो पहला पेज है, अगर वो लिखता है पहले पेज में पहला पेज ही लिख के आता है तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, और दूसरा पेज लिख के आता है तो 2 नंबर मिलेंगे, और तीसरा पेज लिख के आता है तो 3 नंबर मिलेंगे। और हमने फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या रख दिया कि इसमें जो है हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। अगर वो पहले पेज पे हैंड राइटिंग अच्छी करके आता है तो हमने 1, फिर दूसरे पेज पे 1, फिर तीसरे पेज पे 1, इस तरह से इसका स्कोर हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल मान रहे हैं अपन दोस्तों, है ना, सिर्फ। तो हमारे जो क्राइटेरिया क्या हो गए, नंबर ऑफ पेजेस और राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हमने ये 2 क्राइटेरिया माने हैं, क्राइटेरिया या मापदंड जो हमने माने हैं। पहला हमने उनको बता दिया कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होनी चाहिए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो उससे रिलेटेड जो वो जो प्रदर्शन है उसका, जो उसने जो किया है ना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया क्राइटेरिया। तो जो मैंने ये बनाया था दोस्तों, तो जो 1 ये मापनी ये क्राइटेरिया हो सकता है नंबर ऑफ पेजेस का, और यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है मैंने ये 3, 2, 1 ये मापनी हो सकती है उसकी, कि मतलब अगर उसने नंबर ऑफ पेजेस 1 लिखे हैं तो हम 1 नंबर देंगे, 2 नंबर पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 नंबर देंगे, और तीनों लिखे होंगे पेजेस या 3 से ज़्यादा लिखे होंगे तो 3 नंबर देंगे नंबर ऑफ पेजेस को, ठीक है। अब हम बढ़ाते जा सकते हैं, क्राइटेरिया सब बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं कि स्पेलिंग के बारे में, है ना, स्पेलिंग की एक स्पेलिंग के बारे में हमने अगर उसको हमने लिखने के लिए दिया है, तो उसने स्पेलिंग अगर बहुत सारी स्पेलिंग गलत की होंगी तो हमको क्या करते हैं, हम 1 नंबर देंगे, और कुछ स्पेलिंग गलत की होंगी तो 2 नंबर देंगे, और सभी स्पेलिंग या 1-2 स्पेलिंग ही गलत की होंगी तो हम इसको 3 नंबर देंगे। इस तरह से हम अपना क्राइटेरिया और बच्चों के लिए पहले ही उनको पूरी मापदंड बता सकते हैं, ताकि बच्चा जो है आसानी से उसको समझ सके
और उसके आधार पर ही काम कर सके। जैसे कि हम टेस्ट भी लेते हैं ना, आपको पता है कि छमाही टेस्ट होते हैं या कुछ भी टेस्ट होते हैं, इससे भी अच्छा मापन यही माना जाता है, रूब्रिक्स माना जाता है, क्योंकि हम ये टेस्ट लेने से पहले ही हम अपने कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही इस टेस्ट को ले सकते हैं। उसमें भी देखो एक तरह से मापन ही होता है। क्या होता है? मापदंड होता है। मापदंड क्या होता है कि हम बता देते हैं ना कि शॉर्ट आंसर टाइप कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है और कितने वर्ड्स में देना है, ये भी एक मापदंड ही है। ठीक है, हम अगर उसको टेस्ट के पहले बता ही दें कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कितने नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कितने नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, तो उस हिसाब से वो पढ़ेगा और उस हिसाब से वो उपलब्धि को बता पाएगा। तो मतलब हम प्रदर्शन जो उसको कार्य दिया था उसके बाद जो उसका प्रदर्शन होगा उसको हम माप सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। तो इसका आंसर तो लगा लें पहले। इसका आंसर हो गया रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। ठीक है, और हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ा था, ये विशिष्ट कार्य के लिए होता है, ना कि कई प्रकार के कार्य के लिए, है ना। ये विशिष्ट प्रकार के लिए एक ही कार्य देंगे ना, विशिष्ट कार्य, उसके आधार पे हम इसका आकलन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं अब ये क्या कहता है दोस्तों। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3R का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला आंसर आएगा दोस्तों। इसको मैं समझा देती हूँ आपको। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस मतलब कम करना, है ना, रीयूज़ मतलब पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करना, रीयूज़, और रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रित करना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी इसको समझा देती हूँ मेरे को। क्या होता है, ये नियम होता है दोस्तों। इस नियम का उपयोग करने पर हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण में बढ़ रहे जो अपशिष्ट है को उसको कम कर सकते हैं, और इनसे हो रहे पर्यावरण को जो नुकसान है उनसे भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके यही नहीं, हम दैनिक आवश्यकताएं और क्रियाकलाप जितने भी करते हैं ना, निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना की आवश्यकता है कि कोई वस्तु पर्यावरण पर किस प्रकार निर्भर करती है और इसका प्रयोग करने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और तथा ये प्रभाव दीर्घकालीन या व्यापक हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको पहले तीनों वर्डों को समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, आर का मतलब होता है कम करना। कम करने को हम ये भी बोल सकते हैं कम उपयोग करना। कम उपयोग करना मतलब जो हमारी चीज़ें हमको लगता है कि इनको कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो हमें वो कम उपयोग करनी चाहिए। जैसे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकें, जैसे कि जो पॉलीथीन रहती है उसका भी कम उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम बाहर नहीं फेंकना चाहिए पॉलीथीन को। क्योंकि पॉलीथीन को हम फेंक देंगे तो गाय उसको खा जाती है और जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो हमें ऐसी चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, और रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम जो इसको तो पहले रीयूज़ बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं पुनः उपयोग करना। दोस्तों, रीयूज़ का मतलब ही यही हो रहा है कि फिर से उपयोग करना। फिर से उपयोग करना मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम जिसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लिफ़ाफ़े होते हैं, तो लिफ़ाफ़ा को फेंकने की बजाय हम उसको फिर से यूज़ में कोई भी चीज़ें उसके रिलेटेड बना सकते हैं। जैसे कि चिट बना ली उसकी, है ना, कॉपी पे चिपकाने के लिए। ठीक है, कई प्रकार के हम जो रहते हैं, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, है ना, जो हम बाहर से कुछ खरीद के लाते हैं और उसमें जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं अपने रसोई घर में, या डिब्बे या कुछ भी हम चीज़ को फिर से यूज़ करना। ठीक है, अब रिसाइकिल जो होता है, रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना है, तो ये अच्छा रहता है, रिसाइकिल से भी अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है। क्योंकि इसमें जो होती है व्यय कम होता है, इससे व्यय कम होता है, ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है मतलब इसमें अब मैं समझा देती हूँ आपको। पुनः चक्रित करना का मतलब, पुनः चक्रित मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीसाइकिल, है ना, फिर से साइकिल, है ना। जैसे कि जैसे प्लास्टिक हुआ, कागज़ हुआ, कांच हुआ, धातु हुआ, ये सभी जो वस्तु होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो
हम ऐसे पदार्थ का पुनः चक्रण करके उपयोग वस्तुएं बना सकते हैं। ठीक है, पुनः चक्रण मतलब फिर से हम जैसे ख़राब हो जाती है, जैसे टूट जाती है प्लास्टिक या कांच का टूट जाता है, तो फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उन पदार्थों का पुनः चक्रण कर सकते हैं और फिर से उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। मतलब ठीक है, समझ में आ गया हो गया इसका। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मतलब ये जो रिसाइकिल हम कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं वस्तुओं को, तो जब तक अति आवश्यक ना होना, तो इन वस्तुओं को जो नया होता है, नया उत्पाद बनाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेकपूर्ण कार्य ही नहीं है ना ये। क्योंकि पुनः चक्रण के पहले हमें क्या करना पड़ता है, मतलब जो ये अलग-अलग पार्ट्स हैं, इसको अलग-अलग करना पड़ता है ना? और मतलब जो फेंक दी जाती है कचरे में, अगर हमने ये सब चीज़ें फेंक दी जाती हैं, तो उनको अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग करना पड़ता है और फिर उसमें पुनः चक्रण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको हमको कम ही करना चाहिए और वैसे भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिनियम के अनुरूप नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। और चौथा ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि नहीं है। हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं और उसका शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो अधिगम के अनुरूप नहीं है, मतलब सिखाने के अनुरूप नहीं है। जो हम जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे ना, 5 प्रिंसिपल, देखिए उससे से ही हो जाएगा काम। देखिए सृजनात्मकता की बात कही गई है, तो ये तो सही हो गया, है ना। और हर बच्चा अलग होता है, ये भी सही हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। सारे जो हैं ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो लेकिन इसमें जो है जैसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, मतलब पाठ्यचर्या के बात में बता रहे हैं। सृजन तो ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन को तो समझो। पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। पाठ्यचर्या हमने पढ़ चुके हैं, पाठ्यचर्या मतलब कोर्स जो हमारा है, क्या उसका सृजन करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों? ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो बच्चा करता है। ठीक है, लेकिन पाठ्यचर्या का क्रिएटिविटी का काम वो थोड़ी करता है। पाठ्यचर्या का क्रिएटिविटी का काम उसका थोड़ी है। ठीक है, बनाने का काम उसका थोड़ी है पाठ्यचर्या का, तो ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, और ये बाकी सारे सही हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दबा के देख लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तिगत सामाजिक गुण को करना है, तो जो हम आपस में समूह में सिखाते हैं ना, उसकी बात हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन कहता है, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। दूसरा, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तीसरा, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। ठीक है, और चौथा, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है दोस्तों? 5 कक्षा में इस प्रकार शिक्षक द्वारा 5 मिनट की, अच्छा ये रिफ़्रेश हो गया है मेरे से, गलती से टिक हो गया रिफ़्रेश। ठीक है, तो इस पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अगर हमें विकसित करना है, तो हमें पता ही है कि जब हम ग्रुप में सिखाते हैं कोई भी चीज़, तो बच्चा जल्दी सीख जाता है और अच्छे से उसकी सहयोग की भावना होती है। तो कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। इसको लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। और हम नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं क्या हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ्यचर्या में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन कहता है, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। फिर दूसरा ऑप्शन, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। तीसरा, केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा,
शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। तो देखिए सर दोस्तों ये सब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया देख लिए। पहला जो ऑप्शन कहता है अभ्यास प्रश्न, ये ठीक है, अभ्यास प्रश्न होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है पाठ्यचर्या में होना चाहिए वो हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पूछ रहा है। तो ये आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या करेंगे क्या बैठ के, है ना। तो उनसे आसपास की चीज़ों से जोड़ के सीखना है तो वो खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। और चौथा, परिभाषाओं पर अधिक जोर देना, परिभाषाओं पे अधिक जोर नहीं देना है ना, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दबा के देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, तो परिभाषाओं को याद करना, ये तो गलत हो गया दोस्तों। रिमोट लोड लर्निंग हमने पढ़ा था एनसीएफ में, तो ये गलत हो गया। दूसरा, बहुत सवाल पूछना, ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि बच्चा क्यूरियोसिटी होती है, उतनी जिज्ञासा होती है, वो उसको सवाल पूछने के लिए मना नहीं करना चाहिए। पूछताछ और जांच पड़ताल, ठीक है। देखो बहुत सवाल पूछने के लिए तो मना नहीं करना चाहिए। परिभाषा याद करना, करके सीखना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों, जिससे वो क्या करता है कि आसानी से सीख जाता है। और करके सीखने का एग्जाम्पल हमें पता ही है, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ हम उसको खुद करने के लिए देते हैं तो वो जल्दी सीखता है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ही एग्जांपल ले लें, ब्रश करना, अगर वो खुद करेगा तो ही तो सीखेगा, अगर हम उसको करवा देंगे हाथ से तो कैसे सीखेगा। ठीक है, परिभाषाओं को याद करना ये कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जांच पड़ताल, पूछताछ तो वो कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर गलत हो गया, परिभाषाओं को याद करना। नेक्स्ट ऑप्शन को दबा के देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। दूसरा ऑप्शन कहता है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है, एक विषय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके आंसर, है ना, कि इसमें कई प्रकार के सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरण अलग से ही अध्ययन, और पर्यावरण की एक अलग से ही सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, पर्यावरण के जो जितने भी चीज़ें हैं उसको शामिल किया जाता है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को शामिल किया जाता है ना। इसमें भी कई प्रकार के सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस और सोशल साइंस में वो भी शामिल रहते हैं। ठीक है, तो एकल विषय तो गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, ये भी गलत हो गया कि सिर्फ कंसेप्ट पर ही रहना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। नहीं, अलग से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक ही तरह से मतलब समग्र रूप में सीखता है। इसलिए हमको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी सबमिट करना है हमको, हमने सबमिट किया और सबमिट में से हमें 10 आउट ऑफ 10 मिल गया। तो दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को लाइक कर दीजिएगा और अपने शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा। तो बेल बटन दबाने से आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा और जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के बाय बाय, सी यू।